नमस्कार। YouTube चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार। हमारी प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में आज गांधी शांति प्रतिष्ठान में कुमार प्रशांत जी से मुखातिब हैं। आप इस संस्था के अध्यक्ष हैं। गांधी को पहले मैंने एक बार कहा था, आपने ओढ़ा बिछाया है। गांधी ही आपके जीवन के प्रमुख केंद्र बिंदु हैं और इस संस्था के अध्यक्ष होते हुए और इसके अतिरिक्त स्वयं हिंदी के जानकार, हिंदी के प्रेमी, एक विचारक और बहुत ही लोकप्रिय लेखक, पत्रकार के रूप में जो बात आप कहते हैं वो गंभीरता से सुनी जाती। बापू के बारे में आगे बात करते हुए प्रशांत जी, आपका स्वागत करने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उसके बाद बापू भारत के राजनीतिक रंगमंच के केंद्र पर आ चुके थे और ये भी बात हुई थी कि जो लोग नेता उनसे 15-20 वर्ष भी बड़े भी थे, तिलक और गोखले जी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ये सब उनके नेतृत्व को स्वीकार कर चुके थे। तो उनकी बात का प्रभाव होता था और वो पूरा प्रयास करते थे कि वो बात मानी जाए। बात तो कारगर होती ही थी। तो इसमें हम लोग अगर खिलाफत आंदोलन की ओर जाएं और जिसमें नाम प्रमुखता से आता है अली बंधुओं का, तो एक चित्र सामने ये आता है कि दूर तुर्की में लड़ाई हो रही थी, वहां कुछ अनरेस्ट था और बापू ने उसके लिए एक प्रभावकारी, स्पष्ट विचारधारा सामने रखी और एक रास्ता चुना। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ये जरा समझाएं कि उसकी क्या सार्थकता थी, बापू की क्या सोच थी और क्या वो सोच कामयाब हुई, उसके क्या परिणाम निकले। देखिए, इतिहास इतने अलग अलग तरीकों से चलता है और लगातार बदलता रहता है कि अगर आप उस पर पूरी तरह से नज़र नहीं रखें तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो छूट जाते हैं। जैसे हम लोग जब गांधी जी के बारे में बात करते हैं और जैसा आपने कहा कि तब तक वो देश के सेंटर स्टेज पर आ गए थे, केंद्र बिंदु थे देश के आंदोलनों के, आज़ादी के प्रयास के, ये सब इतनी आसानी से हो गया था क्या? एक आदमी जो 30 साल से भी ज़्यादा देश के बाहर रहा है, जो इस देश को ठीक से जानता पहचानता भी नहीं है, इस देश की भाषा समझ में जिसको बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि वो अंग्रेजी में पढ़े, अंग्रेजी में काम करते थे, अंग्रेजी देश में रहे तो अंग्रेजी वो जानते थे, गुजराती उनकी अपनी मातृभाषा थी तो गुजराती जानते थे। लेकिन एक ऐसे देश में आए काम करने के लिए जिसमें भाषाएं ही भाषाएं हैं और हर भाषा बहुत ही आग्रह के साथ अपनी जगह पर बने रहना चाहती है। गांधी आए हैं तो उनका कोई भी नहीं है। ये कांग्रेस नाम की जो संस्था है, ये तो अंग्रेज़ों के साथ डायलॉग करने के लिए बनाई हुई एक मशीनरी। इस संस्था को भारत की आज़ादी की लड़ाई का इंस्ट्रूमेंट बनाने की अगर किसी के मन में ऐसी इच्छा हुई तो गांधी के मन में हुई। अब इसको इंस्ट्रूमेंट वो कैसे बना सकते हैं, इनमें उनका कोई आदमी नहीं है। उस समय कांग्रेस के 3 बड़े लोग हैं, एक तिलक साहब हैं, एक गोपाल कृष्ण गोखले हैं और एक जिन्ना साहब। तीनों 3 धाराओं के प्रतिनिधि हैं। मैं आज अभी उसको विस्तार में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन उनमें से कोई भी गांधी जी की धारा का आदमी नहीं। गांधी जी इन सबसे अपने रिश्ते रखते हैं, इन सबका बहुत मान करते हैं, लेकिन गांधी की धारा तो कुछ अलग ही है। तो वो न तो गोखले साहब के संविधान के हिसाब से चलने वाली धारा है, न तिलक साहब की तरह से उग्र राष्ट्रवाद की धारा है और न जिन्ना की तरह से सांप्रदायिकता की धारा है। गांधी एक अलग ही तरह की धारा बहा। ये धारा बहाने के लिए उस आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी और कितनी तरह से अपने को स्थापित करने के लिए ताकतें जुटानी पड़ी होंगी, एक तो इसकी कल्पना हम लोगों को करनी चाहिए। ये जो अपने इर्द गिर्द अपने आंदोलन को चलाने वाली ताकतों को जमा करने का सवाल है, इस पर गांधी को सबसे पहले काम करना है। इसलिए आप अगर देखेंगे तो भारत में अपना आंदोलन छेड़ते ही गांधी जी त्रिविध बहिष्कार का नारा देते हैं, ट्रिपल बैकआउट। वो कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी से बाहर निकल जाओ, वो कहते हैं अदालतों से बाहर निकल जाओ और स्कूल कॉलेज छोड़कर बाहर आ जाओ। ये एक ट्रिपल बैकआउट है उनका। ये बैकआउट कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा वो चर्चा का भी विषय नहीं है। सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इस ट्रिपल बैकआउट का नतीजा ये हुआ कि गांधी के पास उनके आह्वान पर चलने वाले लोगों की एक बड़ी फौज कांग्रेस में शामिल हो, क्योंकि जो निकल कर आए वो कहाँ गए? तो निकले तो थे आह्वान के, कांग्रेस के आह्वान से बाहर आए थे तो कांग्रेस के आंदोलन में शामिल। इसीलिए जितने बड़े नेता आपको दिखाई देते हैं ये सब इसी ट्रिपल बैकआउट में से निकले हैं।
वकालत छोड़ छोड़ कर लोग आ गए हैं, चाहे राजेंद्र प्रसाद हों, ब्रजकिशोर प्रसाद हों, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, जवाहरलाल नेहरू हों, मोतीलाल नेहरू हों, ये सब तो वकील थे। वकालत धुआंधार चलती थी इन्होंने। लेकिन इस बैकवर्ड में ये लोग भी, और इनसे 10 गुना ज्यादा वो लोग जिनका नाम हम नहीं जानते, वो सब अपने अपने कॉलेजों से, सरकारी नौकरियों से, कॉलेज स्कूल से निकल कर बाहर आए। यही ट्रिपल बैकवर्ड था जिसमें जयप्रकाश नारायण अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर वापस निकले। तो भाई आपको अगर नए लोगों की जरूरत है तो आप वांटेड कॉलम निकालते हैं, कहते हैं इतनी सैलरी मिलेगी, इस नौकरी के लिए अप्लाई करो। तो हम कहते हैं बड़ी अच्छी सोच है भाई। एक राष्ट्रीय आंदोलन का नेता सैलरी देकर के लोगों को बुला नहीं सकता है। वो क्या कहेगा, वो एक आदर्श रखता है हमारे सामने कि भाई अगर आजाद होना चाहते हो तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए फौज की जरूरत है, तुमको आह्वान करता हूं इस फौज में शामिल हो। इसका जो लोग जवाब देते हैं वो लोग आंदोलन में शामिल, उनसे ये लड़ाई होती है। तभी नहीं, आज भी यही होता है। तो गांधी अपनी फौज बनाते हैं। इस फौज बनाने के बाद वो देखते हैं कि भाई जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है अंग्रेजों के पास, जिससे वो हमारी हर कोशिश को मात दे दे, वो है हिंदू मुसलमान के बीच की जो खाई है। क्योंकि 1857 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने पहली बार ये समझा कि ये हिंदू मुसलमान अगर एक मिल जाएंगे तो हमारे लिए टिकना मुश्किल है। क्योंकि 1857 में ये दोनों मिल गए थे, इसलिए कि इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि अगर वो किसी रणनीति के कारण चुकी नहीं होती तो उसी समय अंग्रेजों का यहाँ से बिस्तर गोल हो गया। लेकिन वैसा नहीं हो सका। अंग्रेजों ने समझ लिया कि इन दोनों को अलग रखना है, ये दोनों साथ आएंगे तो साम्राज्य खत्म हो जाए। गांधी जी ने देखा कि इन दोनों को साथ नहीं जोड़ूंगा तो ये आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। और ट्रिपल बैकआउट में जो लोग आए वो बहुसंख्यक लोग हिंदू समाज के लोग, वो मुस्लिम समाज तो छूट ही गया, उसको कैसे साथ लिया जाए। इसी समय में वो बात हुई जिसका जिक्र आपने किया, खिलाफत का सवाल खड़ा हुआ। दूर देश में एक आदमी जो राजा था उसको अंग्रेजों ने उसकी जगह से हटा दिया, उसके साथ एक धोखेबाजी की। वो पूरे दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता। अब हम लोग मुसलमान जब कहते हैं तो हम लोग किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, अपने पड़ोस की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में गांव गांव में मुसलमान बसते हैं। हमारे देश में आज के समय में अगर कहें तो मोटे मोटे तौर पे 20 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़। यूरोप में 2 करोड़ 1.5 करोड़ के एक देश होते हैं, यहाँ 20 करोड़ लोग रहते हैं। यानी पश्चिम की भाषा में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर 10 मुल्क इस मुल्क के भीतर बसते हैं। इनको साथ लेकर चलना है या इनको छोड़कर चलना है, ये फैसला तो लीडरशिप को करना पड़ा। गांधी ने यह फैसला किया कि नहीं, इनको साथ लेकर नहीं चलूंगा तो लड़ाई होगी नहीं। तो ये लड़ाई कैसे की जाए, तो उन्होंने कहा कि इनको साथ लेंगे। इनको साथ लेने के लिए आप अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, आप प्रेम मोहब्बत का संदेश देते हैं, उन सब की एक लिमिटेशन है। गांधी कहते हैं नहीं, स्ट्रेटजी बनानी चाहिए हम लोग। और उसी समय में ये खिलाफत वाला सवाल खड़ा होता है और वो कहते हैं कि नहीं, खिलाफत का समर्थन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक अन्याय का विरोध हो सके, जिस अन्याय का असर हमारे यहाँ इतने करोड़ों लोगों के ऊपर पड़ रहा है, उसको गांधी जी ने अपने साथ जोड़ा। बहुत दिलचस्प है नीलेंद्र जी इस बात को समझना कि उस खिलाफत आंदोलन के समर्थन के लिए जिन अली बंधुओं का नाम आपने लिया, वो लोग तो बहुत ही, अगर मैं कह सकूं अभी और बुरा ना किसी को लगे, तो मुस्लिम समाज का बहुत कॉम्युनल हिस्सा था जिसको अली बंधु रिप्रेजेंट करते। लेकिन गांधी ने उनको ही निकाल लिया और अपने साथ जोड़ लिया, और ऐसा कर दिया कि अली बंधु को ये कहना पड़ा कि ऊपर खुदा है और नीचे गांधी जी हैं, मुसलमान इनके अलावा तीसरे किसी को जानता नहीं है। इतना बड़ा भरोसा जीतना मुसलमानों का उस समय में, जिस समय में बहुत ही शक का वातावरण चारों तरफ बना हुआ था और जिना जिसको कैश करने की कोशिश में लगे हुए थे, उसको गांधी जी ने उनके हाथ से निकाला। एक भी शर्त उन्होंने ऐसी नहीं रखी जिससे मुसलमानों को लगे कि उनको डॉक में खड़ा करने की कोशिश हो रही है या उनका फायदा उठाने की कोशिश। यहाँ तक कि अली बंधु ने ये भी यहाँ भी तक भी कहा कि अगर आप कहें तो हम लोग गो हत्या पर प्रतिबंध लगा देते हैं ताकि खिलाफत आंदोलन में हिंदू भी हमारे साथ रहें। गांधी जी ने कहा, मैं तो आप जानते हैं मैं गाय की पूजा करता हूँ और मैं गौ रक्षा को बहुत जरूरी मानता हूँ, लेकिन मेरे आंदोलन की ये शर्त नहीं है कि हम आपको तभी समर्थन देंगे जब आप गो हत्या का समर्थन का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये बात नहीं, ये सौदा नहीं है, ये मैं इसको सही मानता हूँ इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ और बाकी बहुत सारी बातें छोड़ देता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान कांग्रेस के मंच पर आते हैं, कांग्रेस के वर्कर बन जाते हैं। जो ट्रेडिशन आज भी कांग्रेस में दिखाई देता है कि कांग्रेस में जितनी सहजता से मुसलमान शामिल होते हैं किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होते, वो ट्रेडिशन गांधी जी का बनाया हुआ। तो एक ऐसे समाज में जो धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, रहन सहन के आधार पे, कल्चर के आधार पे इतना टूटा हुआ है, उसको एक करने के कोई तो तत्व ढूंढने पड़ते हैं। गांधी जी ने वो तत्व उस समय खिलाफत में ढूंढा
और बड़े पैमाने पर एक मुस्लिम लीडरशिप खड़ी की अपने देश में, जिसने आज़ादी की लड़ाई में, जब आप ये कहते हैं कि नेशनलिस्ट मुसलमान और जिना के मुसलमान, तो नेशनलिस्ट कहाँ से आए थे? स्वर्ग से तो टपके नहीं थे, बनाए गए थे, वो गांधी जी ने बनाए थे, जिसको लेकर के अपने मौलाना आज़ाद जो हैं, जिस लोगों के साथ सपोर्ट से खड़े हैं, वो ही नेशनलिस्ट मुसलमान हैं जो आज़ाद के साथ खड़े हो। तो ये बात स्ट्रेटेजिकली भी अगर आपको समझनी हो, एक नेता की योजना के हिसाब से समझनी हो, तो भी इसको समझना चाहिए कि गांधी जी ने क्या करने की कोशिश की थी, और आस्था के हिसाब से समझनी हो तो भी गांधी जी ने इस गैप को भरने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, उन्होंने एक मुद्दा भी ऐसा नहीं छोड़ा जो सांप्रदायिकता को तुष्ट करने वाला हो। इसलिए खिलाफत आंदोलन के दूसरे दौर में अली बंधु गांधी जी के एकदम खिलाफ हो गए। गांधी जी को जितनी बद्दुआएं और जितनी तरह की बातें उन लोगों ने कही हैं, किसी ने भी नहीं कही, क्योंकि उनको भ्रम था ये कि हम गांधी जी का इस्तेमाल सांप्रदायिकता के लिए कर ले जाए। गांधी जी अपनी जगह पर बिल्कुल साफ थे कि किसी भी कीमत पर इस तरह का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो जहाँ मुसलमानों को लगा कि ये तो दूसरे रास्ते पर हमको ले जा रहा है, वहाँ वो लोग उनसे अलग हुए। और इसके साथ सांप्रदायिक दंगे जो हैं, उनको आप किस नज़र से देखते हैं? खिलाफत आंदोलन से पहले अपने देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे क्या? नहीं, लंबा इतिहास है हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगों का। तो ये कहना कि खिलाफत आंदोलन के बाद दंगे हुए, नहीं, दंगे तो पहले से ही हो रहे थे। खिलाफत आंदोलन ने पहली बार यह संभावना पैदा की कि हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, शंकर का नारा लगाते हैं और आंदोलन में शामिल होते हैं। जब ये विश्वास टूटता है, अली बंधु अलग होते हैं, राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं, गांधी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि सांप्रदायिकता की लाइन पर कांग्रेस और खिलाफत जाए, तो टूट तो होनी ही थी, वो टूट हुई। तो जो दंगे पहले से चल रहे थे हमारे बीच में, उनको फूटने का मौका मिला, उसकी परंपरा फिर चालू हुई। उसमें हिंदू भी शामिल हैं, मुसलमान भी शामिल हैं। इसीलिए आप इस तरह से अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि खिलाफत के बाद कोई दंगे शुरू हो गए, तो आप गलतफहमी में हैं। दंगे तो चल रहे थे, वो फिर से शुरू हुए, उनको रोका था गांधी ने जिस स्ट्रेटजी से, वो भी बड़ी सफल स्ट्रेटजी थी, लेकिन वो कुछ दूर तक ही काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मैं कहूँगा कि आप चैनल के साथ बने रहें, प्लेलिस्ट को देखें, पसंद करें, और इसी तरह से हम बापू के बारे में और अधिक जानने की, समझने की कोशिश करेंगे।